साथियों, हम जब भी बात करते हैं गिग वर्कर्स की, प्लेटफॉर्म वर्कर्स की, ब्लैक कॉलर्ड वर्कर्स की, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहे वर्कर्स की, एग्रीकल्चर वर्कर्स की, लोडिंग अनलोडिंग में लगे हुए वर्कर्स की, जो मिल्क सप्लाई में जुड़े हुए हैं, जो वेजिटेबल सप्लाई में जुड़े हुए लोग हैं, जो रिक्शा पुलर्स हैं, जो डोमेस्टिक वर्कर्स हैं, इन सब की जब हम बात करते हैं तो यह एम्प्लॉयमेंट लगभग भारत के टोटल एम्प्लॉयमेंट का 50 से 70% एम्प्लॉयमेंट है। और इस एम्प्लॉयमेंट की बात करते ही सबसे पहले बात आती है समझ में माइग्रेंट वर्कर्स की। वे प्रवासी जो भारत को आगे बढ़ा रहे हैं, उनके साथ दुर्व्यवहार क्यों, यह प्रश्न एक बहुत बड़ा मेरे मन में पैदा होता है। या इसको दूसरी तरह से कहें कि व्हेन माइग्रेंट विल गेट फेयर ट्रीटमेंट, जो माइग्रेंट वर्कफोर्स है वो अपने साथ फेयर ट्रीटमेंट कब पाएगी, इसके लिए हमने एक कोशिश की है। और उस कोशिश में हमें समझना है कि जो इंडिया में माइग्रेंट वर्कर्स हैं वो, या जो इंडिया से बाहर जा रहे हैं, जैसे केरला के लोग गल्फ में बहुत हैं, या गुजराती यूएसए, कनाडा और यूरोपियन कंट्रीज में फैले हुए हैं, पंजाबी पर्टिकुलरली सिख कम्युनिटी कनाडा की पूरी इकोनॉमी में उनका कंट्रीब्यूशन बहुत बड़ा है और वर्ल्ड ओवर फैले हुए हैं। ऐसे ही मारवाड़ी भारत में जितना बिजनेस है उस पर, या वर्ल्ड वाइड यदि बिजनेस कम्युनिटी को देखें तो उनका वर्ल्ड के हर कंट्री में कहीं ना कहीं अपने बिजनेस का एज ए माइग्रेंट वर्कफोर्स उनका कंट्रीब्यूशन है। तो इसके दोनों रूप हमें समझने पड़ेंगे। इसको समझने के लिए आवश्यक है कि हम एक एक बात करें। यह राइट हमें मिला कहां से? यह राइट हमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दैट परमिट फ्री मोबिलिटी एनीवेयर इन इंडिया एज पर क्लॉज अंडर आर्टिकल 19, जो हमारे संविधान का क्लॉज नंबर या आर्टिकल नंबर 19 है, उसके तहत हमें यह अधिकार मिला है कि हम भारत के किसी भी कोने में जा सकते हैं और वहां अपनी रोजगार या आजीविका का साधन पैदा कर सकते हैं, वहां रह सकते हैं। पहले जम्मू कश्मीर में ऐसा नहीं था, लेकिन अब जम्मू कश्मीर में भी यह लागू है। तो यह हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, फंडामेंटल राइट है। अब इसकी हम बात करते हैं। यदि हम माइग्रेंट वर्कर को भूलें तो पंजाब में या वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में धान की फसल या और फसलें नहीं हो सकती, क्योंकि उसको माइग्रेंट लेबर ही लगाता है। ऐसे बहुत सारे और काम हैं जिनको माइग्रेंट लेबर ही करता है। जितने टफ वर्क हैं जिनमें फिजिकल पावर बहुत लगती है, वह ज्यादातर माइग्रेंट वर्कर ही करता है, क्योंकि बड़े शहरों में, चाहे वो कॉस्मोपॉलिटन हो या मेट्रोपॉलिटन हो, उन शहरों के लोग अपने आप को ऑर्गेनाइज सेक्टर में फिट कर लेते हैं और बाहर से माइग्रेंट लेबर आकर इन सब कामों को करती है। दूसरा एग्जाम्पल्स है जैसे मिल्क वेंडर्स हैं, वेजिटेबल वेंडर्स हैं, एग वेंडर्स हैं, क्या और जो इस तरह के सप्लाई के काम हैं, इन सब में भी हमारा अनऑर्गेनाइज सेक्टर का वर्कर, या जिसको मैं यूं कहूं जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के माइग्रेंट लोग हैं, जो गरीबी के स्टेट छोड़ करके शहरों में आकर आजीविका कमाते हैं, वही सब इस काम को करते हैं। तीसरा है, किसी भी शहर में जाइएगा, जो छोटे बिल्कुल शहर हैं वहां तो लोकल लोग मिलेंगे, अदरवाइज जो कॉस्मोपॉलिटन और मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं उन सब में देखिएगा टैक्सी ड्राइवर्स, ऑटो ड्राइवर्स, रिक्शा पुलर्स, ये सब आपको माइग्रेंट ही मिलेंगे। या तो ये जो गरीब स्टेट है जैसे बिहार है, उत्तर प्रदेश है, राजस्थान है, या साउथ के बहुत सारे लोग हैं, साउथ के तमिलनाडु के हैं, कर्नाटक के हैं, केरल के हैं, और आपके आंध्रा के हैं, उड़ीसा के हैं, बंगाल के हैं, आसाम के हैं। ये बहुत सारे लोग हैं जो दूसरे स्टेट्स में जाकर काम करते हैं। ऐसे ही और जितने भी हैवी मैनुअल वर्क हैं जिनमें ताकत बहुत लगती है, जिनको लोकल लोग नहीं करने चाहते, जैसे पर्टिकुलरली आप गुजरात में जाइए,
कोई गुजराती हैवी वर्क नहीं करेगा, राजस्थान में जाइए कोई नहीं करेगा, किसी मेट्रोपॉलिटन सिटी में जाइएगा तो जितने हैवी मैनुअल वर्क है वो सब माइग्रेंट वर्कर ही करता है, क्योंकि उसको नौकरी की तलाश होती है, कहीं भी मिले उस काम को वही करता है, जिसमें रिस्क भी है और फटीग भी है। तो ये ऐसे काम है जिनको माइग्रेंट वर्कर ही करता है। शिपमेंट है, कार्गो है, तो ये जितने भी टफ वर्क है इन सबको माइग्रेंट वर्कफोर्स ही करती है। अब माइग्रेशन क्यों होता है, इस पर विषय चर्चा करते हैं। सबसे पहला कारण है गरीबी। जो इकोनॉमिकल बैकवर्ड रीजन्स हैं वहां के लोग माइग्रेट अब करने लगे हैं। पहले केवल उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल के लोग दिल्ली और बॉम्बे जाकर के काम करते थे। अब और स्टेटों के भी बहुत सारे, पहले मध्य प्रदेश के लोग मध्य प्रदेश में रहना पसंद करते थे, लेकिन अब मध्य प्रदेश के लोग भी बहुत इधर से उधर हो गए। महाराष्ट्रियन को देखिए, तो ये जो पॉवर्टी के रीजन्स हैं हर स्टेट में मिलेंगे आपको, तो वो जो गरीब लोग हैं वो माइग्रेट करते हैं। नंबर 2, जहां लो लेवल ऑफ एजुकेशन है। भारत में एजुकेशन का स्तर दिन पर दिन गिरता जा रहा है, और जो अमीर है वो पढ़ता है और जो गरीब है वो पढ़ने से वंचित रह जाता है। अमीरी और गरीबी का पढ़ाई के साथ बहुत लिंक हो गया है। गरीब अपने बच्चे को पढ़ाता ही नहीं, वह उसको या तो चाइल्ड लेबर में या और किसी काम में लगा देता है, तो वो गरीब से गरीब ही पैदा होता रहता है। उसके बाद है नो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी विद इन स्टेट। जिन स्टेटों में कोई भी मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशंस या एम्प्लॉयमेंट के रिसोर्सेज डेवलप नहीं हो पा रहे हैं, चाहे वो सर्विस सेक्टर में हो, चाहे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हो या एग्रीकल्चर सेक्टर में हो, वो लोग बाहर जा करके दूसरे स्टेट में माइग्रेट होकर के अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं। नंबर 4 पर है लो पॉलिटिकल विल। भारत सरकार हो या राज्य सरकारें हो, वो भी जो बिलो पॉवर्टी लाइन के लोगों के पॉकेट्स हैं, बैकवर्ड एरियाज हैं, उनको डेवलप नहीं करना चाहते। हालांकि वहां नेचुरल रिसोर्सेस बहुत है। झारखंड इसका उदाहरण है, छत्तीसगढ़ इसका उदाहरण है, वर्तमान में उत्तराखंड इसका उदाहरण है। यहाँ नेचुरल रिसोर्सेज की कमी नहीं है, लेकिन पॉलिटिकल विल बहुत छोटी है, वो अपने लोगों को ही एडजस्ट नहीं कर पाते हैं। इसीलिए वहां के लोग माइग्रेट होकर दूसरे स्टेट में या कॉस्मोपॉलिटन मेट्रोपॉलिटन सिटीज में जाकर अपनी आजीविका का साधन कमाते हैं। नंबर 5 पर है नेचुरल क्लैमिटीज। अब जैसे उत्तराखंड में हर साल बहुत नेचुरल क्लैमिटीज होने लगी हैं, क्योंकि पहले तो हमने एनवायरनमेंट को ध्यान दिया नहीं, अब एनवायरनमेंट हिलने लगा तो वहां कभी कभी लैंडस्लाइडिंग होती है, कभी हैवी रेन्स होती है। उत्तर प्रदेश और बिहार में फ्लड बहुत आती है, बाढ़ आती है। गुजरात के कुछ हिस्सों में, महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में, राजस्थान के हिस्सों में सूखा पड़ता है, ड्रॉट होता है। तो लोग कई सारे जो नेचुरल क्लैमिटीज हैं उनसे भी माइग्रेट कर जाते हैं। तो ये माइग्रेशन के 5 बड़े इश्यूज हैं। अब माइग्रेंट लेबर जो इन 3 सेक्टर्स में बहुत तेजी से अपने आप को जॉब में ढूंढती है, चाहे वो ऑर्गेनाइज सेक्टर में मिले या वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में मिले। सबसे बड़ा सेक्टर है सर्विस सेक्टर, दूसरा है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर के रूप में या अनस्किल्ड लेबर के रूप में या सिविल या रियल एस्टेट में, ये जो एरिया हैं इनमें अपने आप को वो एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं। एग्रीकल्चर है, जैसे पंजाब में बिहार के लोग जाकर के एग्रीकल्चर में बहुत काम करते हैं, और जब एग्रीकल्चर का काम खत्म होता है तो वापस बिहार आ जाते हैं, तब उनके यहाँ बाढ़ का सीजन भी नहीं रहता। तो ये ऐसे बहुत बड़े बड़े सेक्टर्स हैं, या जिनको मैं कहूँ ये जो गिग वर्कर्स या प्लेटफॉर्म वर्कर्स या अनऑर्गेनाइज सेक्टर में शहरों में जाकर काम कर रहे हैं, ये सब प्रॉब्लम्स बढ़ रही है। इसलिए कि इन चीजों पर हम जो इकोनॉमिकली बैकवर्डनेस है उसको कम करने के लिए कोई मेहनत नहीं कर रहा है। इसीलिए लोग एक स्टेट से या एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट होते हैं। जो मैंने बात की, लोग जो इंडिया इज ए पुअर कंट्री, तो ये लोग यूरोपियन कंट्रीज में या अब गल्फ कंट्रीज में बहुत पैसा हो गया है, या अमेरिका में जाकर के अपने आप को सेटल करते हैं। मैं इसके उदाहरण भी आपको पहले भी दे चुका हूं और भी दूंगा। अब
बात करते हैं इनसाइडर आउटसाइडर प्रॉब्लम्स की। जो स्टेट के लोग हैं वो अपने लोगों के साथ कैसे मिसबिहेव करते हैं या इल ट्रीट करते हैं, उन सब के एग्जाम्पल्स मैं दूंगा। जैसे एंटी साउथ इंडियन मूवमेंट इन मुंबई 1960 में चला, 1960 से 75 तक चला। जो साउथ इंडियन लोग थे उनको वो साउथ इंडियन वल्चर्स कहते थे, क्योंकि कर्नाटक से, तमिलनाडु से, केरल से, आंध्रा से आकर लोगों ने पूरा बॉम्बे पर कब्जा किया और जितने भी छोटे काम थे उन सबको उन्होंने लेकर के उन पर अपना प्रभुत्व जमाया और बॉम्बे की इकोनॉमी को बहुत तेजी से बढ़ाया। यदि आप दिल्ली में देखें तो 1947 में जो बंटवारे के बाद पंजाबी लोग आए थे, जिनको यहाँ रिफ्यूजी कहा जाता है, उन लोगों ने दिल्ली की कल्चर को अपनी तरफ से पूरी तरह मोड़ दिया और पूरा कब्जा उनका हो गया। ऐसे ही एंटी नॉर्थ इंडियन मूवमेंट 2000 में चला मुंबई में। तब तक साउथ इंडिया में काफी सारी पॉकेट्स डेवलप हो गई थी, इकोनॉमिकल ग्रोथ हो गई थी, वहां के लोगों ने माइग्रेट करना बंद कर दिया था, तो बिहार और उत्तर प्रदेश से बहुत लोग मुंबई जाने लगे। तो जो मुंबई के लोग थे, जो मुंबई कर थे, उन्होंने क्या कि ये हमारे सारे एम्प्लॉयमेंट को, हमारे सारे रिसोर्सेज को यूज करते हैं और सारा पैसा बाहर ले जाते हैं, तो इनको यहाँ से भगाया जाए। तो जितने भी ऑटो रिक्शा ड्राइवर्स थे, जितने टैक्सी ड्राइवर्स थे, जितने दूध के बिजनेस में लगे लोग थे, इनको 2000 से 2010 तक बड़ी प्रॉब्लम्स आई। ऐसे ही एंटी बिहार मूवमेंट इन गुजरात 2018 के चुनाव से पहले बिहार में, पर्टिकुलरली नॉर्थ गुजरात में, बिहारीज पर बहुत अत्याचार किया गया, उनको मारा गया, पीटा गया, जबकि गुजरात के खुद लोग विदेशों में जाकर बसे हुए हैं, वहां वो माइग्रेंट कर गए। लेकिन अपने यहाँ जो गुजराती हैं, जो 15% में 80-20 की बात करता हूं, जो 20% तबका बदमाश होता है, जो क्राइम में इन्वॉल्व हो जाता है, जो मेहनत नहीं करना चाहता है, सॉफ्ट मनी अर्न करना चाहता है, वो इन सबको बढ़ाते हैं। तो उन्होंने 2018 में ईस्टर्न यूपी और गुजराती के साथ बहुत मिसबिहेव किया और बहुत लोगों को गुजरात से भगाया। अभी वर्तमान में एंटी माइग्रेशन मूवमेंट जम्मू कश्मीर में चल रहा है। जो जम्मू कश्मीर के लोग नहीं हैं, वह राजनीतिक समस्या के साथ साथ अब सामाजिक समस्या भी बनती जा रही है। अभी उन्होंने एक बिहारी माइग्रेंट को मर्डर किया, एक टीचर को किया, तो अभी J&K में ये प्रॉब्लम तेजी से बढ़ती जा रही है। इसके लिए बहुत सारे इशू बात पहले भी चल चुके हैं। जैसे मैंने बात की कि साउथ इंडियन वल्चर्स कहा जाता था। जो साउथ इंडियन मुंबई में आते थे तो मुंबई कर उनको साउथ इंडियन वल्चर्स कहते थे कि ये हमारे सब रोजी रोटी को, हमारे सभी साधनों को, हमारी इकोनॉमी को सब यहाँ कैप्चर कर लेते हैं। दूसरा, एक बुक लिखी गई सन्स ऑफ द सॉइल्स, जिसमें माइग्रेशन एंड इथनिक कॉन्फ्लिक्ट को दर्शाया गया। तो यह समस्या कोई आज की नहीं है, यह समस्या बहुत पुरानी है, लेकिन राज्य सरकारें या भारत सरकारें इस पर ठीक से ध्यान नहीं दे रही हैं। इसके लिए एक एक्ट बनाया गया, लेकिन उस पर काम कुछ नहीं हुआ। ना तो ब्यूरोक्रेसी ने काम किया, ना स्टेट गवर्नमेंट के जो लेबर डिपार्टमेंट जिसको इसका इम्प्लीमेंटेशन या एनफोर्समेंट कराना था उन्होंने किया, और ना ही, क्योंकि जो माइग्रेंट वर्कफोर्स है वो तो गरीब है, उसे तो केवल जॉब चाहिए, उसने उसको सीरियसली समझने की कोशिश की। तो इन सब में कुछ लोगों ने काम करने की कोशिश की है। वर्तमान में अभी बहुत सारी एनजीओ जिसमें काम करने लगी है। जैसे मैं नोएडा में जहां काम करता हूं, मेरी एनजीओ डूअर्स पैराडाइज फाउंडेशन इस एरिया में भी काम करती है कि कहीं भी किसी माइग्रेंट वर्कफोर्स के साथ कोई अन्याय नहीं हो। यदि हो तो वो मैं या मेरे इस प्लेटफॉर्म को यूज कर सकते हैं। तो ऐसी संस्थाएं भी बहुत बन गई हैं कि मैंने एक वीडियो पहले भी बनाया गिग वर्कर्स के लिए, उसमें जो गिग वर्कर्स की एसोसिएशन है उनकी बात की, और मेरी संस्था गिग वर्कर्स के लिए, प्लेटफॉर्म वर्कर के लिए, ब्लॉक कलर वर्कर्स के लिए बहुत काम करती है। तो आपको उसको यूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि जो नेटिविस्ट हैं वो क्या कहते हैं, वो कौन कौन से इशू उठाते हैं।
चाहे वो दिल्ली हो, चाहे वो बॉम्बे हो, चाहे मैं गुजरात हो, चाहे मैं अभी जम्मू कश्मीर की बात करूं या कहीं और की बात करूं, तो 3 मेजर इशू हमारे सामने आकर खड़े होते हैं। नंबर 1 है इकोनॉमिक इश्यूज, राइट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, और लंबे समय में पॉपुलेशन ग्रोथ। यूपी की ग्रोथ इसीलिए ज्यादा होगी कि यदि देखें आजादी के बाद 1955 से लेकर और 1965 तक यूपी में टेक्सटाइल इंडस्ट्री, शुगर इंडस्ट्री और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री काफी आई। उसमें बहुत सारे अदर स्टेट के लोग आए जो आज यूपी के ही हो गए। यूपी की पॉपुलेशन उस पीरियड में जो बढ़ी आज तक कंट्रोल नहीं हुई। तीसरा एक इशू है कि लोग कहते हैं कि रिसोर्स लिमिटेड है और जब पॉपुलेशन बढ़ जाती है तो बाद में प्रॉब्लम होती है। यह प्रॉब्लम आने वाले समय में गुजरात में भी आएगी। गुजराती खुद तो अभी माइग्रेट करके या तो यूरोपियन कंट्रीज, गल्फ कंट्रीज या फिर अमेरिकन कंट्रीज जा रहे हैं, लेकिन वहां जब इंडस्ट्री तेजी से बढ़ रही है, केमिकल हब है पूरा गुजरात, तो वहां बिहार से, यूपी से, आंध्रा से, पूरे भारत से लोग माइग्रेट होकर गुजरात पहुंच रहे हैं। तो ये एक बड़ा इशू है। दूसरी है लिंग्विस्टिक, डिफरेंट लैंग्वेज हैं भारत में। आजादी के 75 या 80 साल होने को आ रहे हैं, भी हम एक भाषा की बात नहीं कर पाए हैं। इसीलिए उसका एक बड़ा इशू बन जाता है, जिससे जो माइग्रेंट लेबर है और जो नेटिविस्ट है उनके बीच काफी कुछ कॉन्फ्लिक्ट रेज होते हैं। तीसरे हैं रिलीजियस इश्यूज, जैसे कल्चरल डाइवर्सिटी और फूड हैबिट्स हैं, वो सब अलग हैं, इसीलिए भी इश्यूज कभी कभी पनपते हैं। अभी आप देख रहे होंगे कि जो फेस्टिवल्स हैं, टीवी के आने से टीवी कल्चर ने सारे फेस्टिवल्स को अक्रॉस द कंट्री मिक्स कर दिया है। अब छठ पूजा पूरे भारत में मनाई जाने लगी है, दिवाली पूरे भारत में मनाई जाने लगी है। पहले साउथ इंडिया में दिवाली नहीं मनती थी। तो दिवाली की चमक दमक, ये जो है, ये कल्चरल डाइवर्सिटी, या लोगों को लग रहा है कि हमारी कल्चर खत्म हो रही है। दिल्ली की अपनी कोई कल्चर नहीं बची है, क्योंकि यहाँ सब लोग मिक्स हो गए हैं। तो उसका पॉजिटिव साइड और नेगेटिव साइड दोनों देखें तो पॉजिटिव साइड भी उसमें दिखाई देता है। लेकिन जो एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड इश्यूज हैं और जो उनके साथ इल ट्रीटमेंट है, वो एक बड़ा इशू है। इसीलिए उनको फेयर ट्रीटमेंट की बात हम कर रहे हैं। अभी जो डेवलप्ड स्टेट हैं, लेकिन वो माइग्रेट होकर बाहर जा रहे हैं, जैसे मैंने भी बोला केरल से आप यदि देखें, नर्सिंग स्टाफ ऑल अक्रॉस द कंट्री वो केरल से मिलेगा। केरल नर्सों के लिए पैराडाइज है, वहां से निकलते हैं और पूरे भारत में जाते हैं। गुजरातीज ऑल ओवर वर्ल्ड फैल गए हैं। पंजाबीज, मैंने बात की कि कनाडा में, यूके में और यूरोपियन कंट्रीज में बिजनेस है। पूरे ट्रांसपोर्ट बिजनेस पूरे भारत में यदि मिलेगा तो पंजाबी या सिखों के पास मिलेगा। राजस्थानी के मारवाड़ीज पूरे भारत में अपना जो इकोनॉमी का बड़ा हिस्सा है, चाहे वो ऑर्गेनाइज सेक्टर का बिजनेस हो या अनऑर्गेनाइज सेक्टर का बिजनेस हो, उस पर बड़ा कब्जा है। तो ये खुद स्टेट डेवलप्ड कही जाती हैं, लेकिन ये भी माइग्रेट करती हैं। तो दोनों इशू को समझना बहुत जरूरी है। और अपने यहाँ ये माइग्रेशन पसंद नहीं कर रहे हैं, तो ये कॉन्फ्लिक्ट क्यों, ये दोहरी नीति क्यों, इस पर हम बात करते हैं। तो जो माइग्रेंट वर्कफोर्स के सामने इशू आते हैं, चैलेंजेस आते हैं, वो क्या आते हैं? नंबर 1, जो नेटिविस्ट है वो उनके साथ बुलिंग करते हैं या उनका हरासमेंट करते हैं। मैंने गुजरात में जॉब किया है, गुजरात में देखा, मैंने महाराष्ट्र में देखा, मैंने, आप तमिलनाडु में जाइए, वो जानबूझ करके हिंदी नहीं बोलना चाहते हैं। तो ये इशू हैं, क्योंकि अभी पिछले 15 सालों में या पिछले 20 सालों में साउथ में बड़ी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशंस आ गई हैं। या यूं कहिए कि हैदराबाद में जब आईटी हब बना तो बहुत सारे लोग हैदराबाद, बेंगलोर चले गए। तो वहां ये इश्यूज आज भी हैं। नंबर 2 है डिस्क्रिमिनेशन एंड वायलेंस एंड क्राइम। तो जो नेटिविस्ट और माइग्रेंट के बीच डिस्क्रिमिनेशन है वो देखने को मिलता है। मैंने तो यहां तक देखा है, जो ऑटो रिक्शा वाले हैं, लोकल दुकानदार हैं, उनको यदि समझ में आ जाए तो ये माइग्रेंट है, उनको सामान भी महंगा देते हैं। तो ये उनका शोषण, उन पर अत्याचार और उन्हीं के साथ क्राइम भी होता है।
उन्हीं के साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है। ऐसा क्यों? हम जो हमारी इकोनॉमी को आगे बढ़ा रहे हैं, जो इसके देश की ग्रोथ के सबसे बड़े भागीदार हैं, उनके साथ अत्याचार क्यों? तीसरा इशू आता है सोशल इशूज, जो चाइल्ड लेबर है। आप देखिएगा मैक्सिमम माइग्रेंट वर्कफोर्स से निकलती है। जो वायलेंस होते हैं वुमेन के, चाहे वो डोमेस्टिक वर्कर के साथ हो या किसी और रीजन से हो, या जो छोटे बिजनेसेस में अनऑर्गेनाइज सेक्टर में लोग काम कर रहे हैं उनके साथ देखिए, तो वो सोशल इश्यूज भी माइग्रेंट वर्कफोर्स के साथ ज्यादा होते हैं। मेरे पास जो डेटा है उस हिसाब से लगभग 50% अकेले माइग्रेंट के साथ होते हैं। हेल्थ एंड लिविंग कंडीशंस, ये स्लम्स में रहते हैं। जो मैंने अभी साउथ इंडियन वल्चर्स की बात की, उसका कारण यह है कि बॉम्बे में स्लम्स बनाने में साउथ इंडियंस का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। जहां ये बहुत तेजी से बढ़ते हैं वहां स्प्रेड कम्युनिकेबल डिजीज हो जाती हैं, उन पर कंट्रोल पाना बाद में बहुत मुश्किल होता है। तो भारत सरकार या राज्य सरकारों को समय रहते इनका निदान खोजना कब चालू किया जाएगा। इसके बगैर हम इकोनॉमी की ग्रोथ नहीं देख सकते। तो इनके लिए हम काम क्यों नहीं कर रहे हैं, यह प्रश्न का उत्तर नहीं समझ में आता है। आइए एक बात और करते हैं। भारत सरकार ने 1979 में एक लॉ बनाया, एक एक्ट बनाया, द इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कमैन रेगुलेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस एक्ट 1979। यह सब पर सेक्शन 1 सबसेक्शन 4, ये जहां 5 और 5 से ज्यादा इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कर्स काम करते थे उन सब पर लागू होता था। लेकिन जो मैंने कहा सीरियसली, ना तो लेबर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने इस पर ठीक से काम किया, वर्कर कर नहीं सकता है, और एम्प्लॉयर्स ने इसको सीरियसली नहीं लिया। इसलिए इस एक्ट का विशेष बेनिफिट जो हाईली प्रोफेशनली मैनेज्ड ऑर्गेनाइजेशन है, जो लॉ की कंप्लायंस करते हैं, उन्होंने रिकॉर्ड तो डेवलप किया लेकिन वास्तव में बेनिफिट नहीं किया। दूसरा है, प्रत्येक कॉन्ट्रैक्टर को जिसके यहाँ ये लोग काम करते हैं 5 या 5 से ज्यादा, उनको इनका हिसाब रखना, उनको इनकी अपनी केयर के लिए कुछ करना, वो भी नहीं किया गया। जो सेक्शन 2E के अनुसार इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कमैन मीन्स ए पर्सन हु इज रिक्रूटेड बाई और थ्रू ए कॉन्ट्रैक्टर in one state under an agreement or other agreement for employment in an establishment in other state। जैसे मैंने बताया कि बिहार से, उत्तर प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, झारखंड से, बंगाल से, या आंध्र प्रदेश से, या महाराष्ट्र के जो बैकवर्ड इलाके हैं उन लोगों से, गुजरात के लोगों ने जो मूव किया, उन लोगों को ना तो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर ने ध्यान दिया और ना ही जिस एस्टेब्लिशमेंट में काम करते उन्होंने ध्यान किया। तो जो इस एक्ट का बेनिफिट मिलना चाहिए था, लगभग आज 40 साल के बाद भी उसका बेनिफिट नेग्लिजिबल है। तो जो मैंने बात की, तो लो पॉलिटिकल विल है। जो हमारा पॉलिटिकल सिस्टम है वह बात तो बहुत करता है, लेकिन एग्जीक्यूशन और इम्प्लीमेंटेशन केवल उसी को करना चाहता है जिससे उनका अपना स्वार्थ सिद्ध होता है। कॉमन मैन का बेनिफिट वो देखना नहीं चाहता। नंबर 2, जो हमारे एम्प्लॉयर्स हैं, जो हमारे ऑर्गेनाइज सेक्टर के ओनर्स हैं या शॉप ओनर्स हैं, या जो इन चीजों को आगे बढ़ाने वाले हैं, उनकी भी जो मेंटलिटी है वो अभी भी माइग्रेंट वर्कर्स के प्रति बहुत अच्छी नहीं है। आपने सबने देखा होगा कोविड के टाइम में माइग्रेट वर्कर पर क्या क्या अत्याचार हुआ। ना तो कोई एनजीओ खड़ी हुई, ना ही कोई गवर्नमेंट ने सपोर्ट किया, ना ही किसी एम्प्लॉयर ने अपने यहाँ सपोर्ट किया, और लोग 1000 से 15,000
1500 किलोमीटर तक, 1000 से 1500 किलोमीटर तक पैदल चल चलकर अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ अपने घरों को गए, सड़कों पर मरे। क्या नहीं हुआ? किसी ने माइग्रेंट वर्कफोर्स के बारे में बिल्कुल नहीं सोचा। वह भारत का नंगा नाच भुलाए नहीं भूल सकते। तो इन सब इशू पर हम क्यों बहुत ज्यादा चिंतित नहीं होते हैं? इन सब के लिए हमने कोशिश की है जानने की, इन इशुओं को उठाने की। आप हमें लिखिए, हम बहुत शीघ्र ही, मैं और मेरी संस्था डूअर्स पैराडाइज फाउंडेशन जो इस काम में लगी हुई है, इन सब इश्यूज को उठाकर समराइज करके, हो सकता है कि हम पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में कुछ सुप्रीम कोर्ट में या उच्च न्यायालयों में कहीं कहीं कुछ काम करें, या भारत सरकार से रिक्वेस्ट करें कि वो इस ओर बहुत सीरियसली काम करे, क्योंकि एक बहुत गंभीर मुद्दा बनता जा रहा है और जिससे समाज का ताना बाना कभी भी बिगड़ सकता है। आज जो अमीर और गरीब के बीच की खाई बढ़ती जा रही है, उसमें इस माइग्रेंट वर्कफोर्स का बहुत बड़ा हाथ है। यही एजुकेशन सिस्टम को या हमारे और सिस्टम्स को इन प्लेस होने से रोकता है। तो इसके मैं कुछ उदाहरण दे सकता हूं। द फैमिली मेंबर्स ऑफ माइग्रेंट हु हैज बीन किल्ड इन जम्मू एंड कश्मीर, सबको पता है। दूसरा एग्जांपल्स मैंने कोरोना के टाइम पे लिया है कि कितने लोग अपने अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर चले। तो आज भी प्रवासियों के साथ भारत में जो भारत की इकोनॉमी को आगे बढ़ा रहे हैं, भारत को ग्रोथ दिला रहे हैं, उनके साथ हम दुर्व्यवहार क्यों कर रहे हैं और कब जगेंगे कि उनके साथ हम न्याय करना चालू करें। मैं आप सबसे, जो मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब किया है, उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि वो अपने अपने वैल्यूएबल कमेंट्स जरूर लिखें, ताकि हम इन एरियाज में कुछ काम कर कुछ देश की तरक्की में या देश की ग्रोथ में भागीदार बन सकें और इन माइग्रेंट के लिए कुछ बेहतर सपोर्ट बनाने में, इनका लिविंग स्टाइल या इनका जीवन स्तर बेहतर बनाने में मदद कर सकें। इन्हीं शब्दों के साथ मेरा आप सबको, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया उनको, नंबर 2 जिन्होंने इस चैनल को देखा उनको, नंबर 3 जो मुझे लिखते रहते हैं या आगे लिखेंगे, उन सबको मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद।